नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीटी एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2022 के सीटीटी फर्स्ट पेपर ईवीएस और हिंदी विषय का। इससे पहले आपका 16 दिसंबर से 10 जनवरी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सीटीटी का, उस सभी का कंप्लीट डिस्कशन आपका सीडीपी, मैथ, हिंदी और ईवीएस का करवा दिया गया है। संस्कृत अब बारी बारी से करवाया जाएगा, 1-2 वीडियो डाला भी गया है। तो अभी तक जो लोग अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं 10 जनवरी से पहले वाले, वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आसानी से वीडियो को ढूंढ सकते हैं और वहां जाकर के अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे, ईवीएस पे। जिनका भी एग्जाम 11 जनवरी को था वो लोग जल्दी जल्दी अपना सेट निकालेंगे और आंसर मिलान करेंगे। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुँच सके जिनका भी एग्जाम 11 जनवरी को हुआ था और वो भी अपना आंसर मिलान कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईवीएस ये रहा आपका पहला प्रश्न है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, आपका सही उत्तर होगा 8। दोस्तों पहले 7 था, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, 2 भागों में बांट करके 9 किया गया और फिर बाद में दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया राज्य में। तो अभी आपका जो शेष है वो 8 है। चलते हैं आगे। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, ये लोग लद्दाख में रहते हैं और पश्मीना बकरी पालते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है विश्लेषण, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तुलना करना और विश्लेषण, प्रयोग। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ बच्चे तुलना करेंगे कि यहाँ पे लोग स्थानीय चीज़ से क्यों बनाते हैं और मुंबई, महाराष्ट्र में इस प्रकार से क्यों बनाते हैं। तुलना करेंगे और विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा नहीं होगा, तेलंगाना नहीं होगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेलमार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? वो राज्य होगा आपका पंजाब। उसको पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सही है। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, ये भी आपका सही है। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही है। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान कर, देखिए ये भी सही है लेकिन उतना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन रहता तो फिर चारों ऑप्शन आपका सही होता। चलते हैं आगे। अगला है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यह भी आपका सही है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो होगा आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। तो ब्रांज आपका कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/21 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/21 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा औसत चाल क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। आसान सा प्रश्न है, आप लोग बनाएंगे बन जाएगा तुरंत। देखते हैं, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल को मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है आपका। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, नरम बनाते हैं, ये भी सही है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। केंचुए का मल मृदा को उर्वर बनाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों से, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी। ऑप्शन नंबर 1 है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, बिल्कुल सही है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, हाँ खुद से उसको बनवाएंगे अलग अलग, ये भी सही है आपका। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, ये भी सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी सही। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, पाठ्य पुस्तकें, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का वातावरण। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर समूहीकरण करें, पूरी कक्षा में जितने समूह बना लें, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो आपका सही उत्तर है समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे क्षेत्र लिखा हुआ है, गलती से क्षेत्र होगा। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और बर्फ भी अधिक पड़ती है, घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, अर्थात आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? सफल महिलाओं की कहानियां। नेक्स्ट है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां। लास्ट है, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो साथ ही आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी में लिंग जेंडर रूढ़िवादिता समझाने के लिए आपका सफल महिलाओं कहानियों को बतलाया गया है। कर्नम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सफल महिलाओं की कहानियां, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने एवं फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है डैश की तरफ। मानव के लिए पौधों का महत्व, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता,
पौधों एवं पेड़ों के बीच अंतर, पौधों के भाग। तो देखिए साथियों, यहाँ पे वो क्या करती है कि कई तरह के पौधे, घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तनों और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो वो पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता के बारे में चर्चा कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो साथियों पता होगा वो 2 जानवर है आपका चूहा और गिलहरी। ऑप्शन नंबर 2 चूहा होगा और गिलहरी होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। विद्यार्थी कहीं से भी शामिल हो सकते हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत है। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? संख्याओं में ग्रेडिंग, क्रम निर्धारण मापनी, विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अक्षरों में ग्रेड। चलते हैं आगे। अगला है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बर्लिन राजस्थान, अबू धाबी अफगानिस्तान। देखिए अबू धाबी भी आपका रेगिस्तानी इलाका है, सॉरी, और अफगानिस्तान भी रेगिस्तानी इलाका है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक में चयन किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, भाषा आपका बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली, ऐसी कोई बात नहीं है। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, आपका ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। बढ़ते हैं आगे। अगला है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। एकल विषय तो आपका होगा नहीं। एकल विषय तो नहीं है, एकीकृत है। समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित, ये आपका हो सकता है। प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। एकीकृत और अनुभवात्मक। देखिए साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही लग रहा है और 4 भी सही है। देखते हैं बोर्ड क्या उत्तर देता है। ज़्यादा बेटर आपका ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, हालांकि 2 भी इसका उत्तर हो सकता है। जी देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं? समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं, विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। तो साथियों, इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होगा शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ऑप्शन है आपका, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है।
बी कह रहा है आपका कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करनी चाहिए। ये भी आपका सही है। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन है आपका कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। आपका ये भी सही है। देखिए साथियों, यहाँ पे कहानियां मजेदार व मनोरंजक मजेदार शब्द थोड़ा निगेटिव चल रहा है, लग रहा है। यहाँ पे अगर रोचक रहता तो ज्यादा बेटर रहता। आपका सी गलत है। ए, बी और डी आपका सही ऑप्शन है। 29 का ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तद अनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार। कच्चा आम अचार बिल्कुल सही है। दाल से पापड़ बनता है, सेब से मुरब्बा बनता है, दूध से पनीर तो बनता है साथियों, लेकिन इसको हम लंबे समय तक परिरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूध और पनीर। इस प्रकार से आपका EVS 30 प्रश्न खत्म हुआ। अगला सेक्शन हमारा हिंदी का है। हिंदी देखते हैं। ये आपका गद्यांश से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों को स्वाभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति द्वारा धन निवेश करके उपलब्धि तथा सफलता प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा यही, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समय समय शब्द है। समय समय जो शब्द है आपका वो है पुनरुक्त शब्द, रिपीट हुआ है और समान अर्थ यहाँ पे पेश कर रहा है वो। दूसरा है असली और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? असली और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है, असली और बनावटी में अंतर करना सरल है, असली और बनावटी में अंतर हो ही नहीं सकता है, असली और बनावटी में अंतर करना सहज है। तो आपका सही उत्तर होगा असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। आसान सा गद्यांश है, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा सबका प्रश्न उत्तर। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में, केवल मन से किए गए कार्य में, केवल निष्ठा से किए गए कार्य में, बेमन से किए गए कार्य में। तो व्यक्ति के समग्र कौशल का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सफलता शब्द है। सफलता आपका संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। स्वाभाविक में प्रत्यय है। स्वाभाविक में आपका इक प्रत्यय है। आसान सा प्रश्न है। सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? सेवाओं या कुछ देने के लिए सुपात्र का चयन कठिन है। आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग सही उत्तर है सुपात्र। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में आपको परमार्थ का भाव प्रमुख होता है, जिसमें समाज का हित हो। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है? सिम कार्ड खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, बर्गर भी खरीद सकते हैं, आशीर्वाद को आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। गद्यांश का खत्म हुआ। अगला प्रश्न हमारा पद्यांश का है। लेकिन पद जो किस स्थिति की ओर संकेत करता है? जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ, जो होना चाहिए था वह देर से हुआ, जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों ये प्रश्न पूरा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, फिर भी सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सॉरी साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक गलत है, सॉरी। 2 उत्तर होगा आपका जो होना चाहिए था वह देर से हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? संवेदनाओं को काव्यात्मक रूप देने का, संवेदनाओं को लेखन में शामिल करने का, संवेदनाओं को स्वीकार करने का, संवेदनशील होने का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदनशील होने का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों की आजीविका समाप्त हो जाएगी, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा,
संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेख जगत भी समाप्त हो जाएगा। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों का सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेख जगत भी समाप्त हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, दरवाजा खोलने से अभिप्राय है संवेदनाओं को घर में स्थान देना, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना, संवेदनाओं के प्रति करुणा भाव रखना। तो आपका सही उत्तर होगा दरवाजा खोलने से जो अभिप्राय है वो है आपका संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? लालची होना, समृद्ध होना, घर जाना, डायनासोर होना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समृद्ध होना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, खटखटाए। देखिए यहाँ पे सब निर्जीव है, एक ही आपका सजीव है, डायनासोर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका इस प्रकार से गद्यांश पद्यांश का 15 प्रश्न खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा शिक्षण से है। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना। दूसरा है शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षाधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में एक विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी लघु कथा। तो सबसे जो सही उत्तर होगा आपका होगा पत्रकारिता से एक कार्टून। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा सीखना स्वाभाविक तथा अवचेतन है, सुविचारित तथा चेतन है, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है। भाषा सीखना स्वाभाविक भी है और सुविचारित भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, संकेत भाषा का व्याकरण है, संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। बिल्कुल सही है, संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। चलते हैं आगे। आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो यह भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है कोई, हिंदी आपका राज्य भाषा है। दूसरा है यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा, बिल्कुल सही है आपका, यह शिक्षा का द्वितीय भाषा है। यह भारत के सहराज्य भाषा, सहराज्य भाषा आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी है और राज्य भाषा हमारा हिंदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है विषय ज्ञान, कार्यविधिक ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान। तो साथियों यहाँ पे टीचर पूरा एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रक्रिया ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है? अपने शिक्षार्थियों को उपविषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है, उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है। अर्थात लेखन कौशल के इंप्रूवमेंट टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे? सहायता प्रदान कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं,
शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह में अभिनय करते हैं। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो आपका इसमें जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की संकल्पना नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि की तरंग लंबाई, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, त्रुटि शुद्धि। तो आपका सही उत्तर है ध्वनि की तरंग लंबाई। चलते हैं आगे। रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से परे का पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो आपका सही उत्तर होगा बारीकी से पठन। वो बारीकी से पढ़ेगा तो ही वो अगले दिन चर्चा कर सकता है उस पर। ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे। देखिए यहाँ पे मजा एक निगेटिव शब्द हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यही 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, पठन शब्द भंडार। देखिए आपका पठन शब्द भंडार कहलाएगा क्योंकि वो शब्द को समझ रही है, पहचान रही है, सिर्फ उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्र में भाषा की वाक्य विशेषताएं। देखिए क्षेत्र में भाषा की जो वाक्य विशेषताएं हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बदलती रहती है, वो बोली कहलाती है। देश अथवा राज्य की भाषा नहीं होगी, क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ भी नहीं होगी, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये आपके क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, संप्रेषण उपागम, कोश विषयक उपागम। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्रिया उपागम। तो साथियों इस प्रकार से आपका हिंदी और भी पूरा हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।